नमस्कार। आज हम विज्ञान की बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अपने आसपास की बड़ी बड़ी चीजों से, मतलब फिजिक्स से, और फिर धीरे धीरे जूम करते हुए पहुंचेंगे जिंदगी की सबसे छोटी इकाई तक। ये सफर आपके घर के लाइट स्विच से शुरू होगा और आपके अपने लिवर के अंदर जाकर खत्म होगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे घरों में फिजिक्स कैसे काम करती है, फिर ऊर्जा और गति के कुछ बेसिक नियमों को समझेंगे। उसके बाद हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर जिंदगी की बुनियाद यानी सेल्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जो हम सबके घरों में है, बिजली। देखते हैं कि ये जो पावर हमारे प्लग्स तक पहुंचती है, उससे आखिर मापा कैसे जाता है। ये सवाल तो शायद हर किसी के मन में आता है, खासकर जब महीने के आखिरी में बिजली का बिल हाथ में होता है ना? तो चलिए समझते हैं कि ये कैलकुलेशन असल में होता कैसे है। अच्छा, तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए घर में 1000 वॉट का हीटर है और 2000 वॉट का गीजर। अब ये दोनों ही चीजें रोज 4 घंटे चलती हैं, वो भी पूरे 10 दिन के लिए। तो हिसाब कैसे लगेगा? पहले हीटर का देखते हैं। 1000 वॉट 4 घंटे 10 दिन, ये हो गया 40,000 वॉट घंटे। अब गीजर की बारी। 2000 वॉट 4 घंटे 10 दिन, ये हुआ 80,000 वॉट घंटे। दोनों को मिलाकर हो गया 1,20,000 वॉट घंटे। अब इसे किलोवाट घंटे में बदलना है तो बस 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास जवाब आ गया 120 किलोवाट घंटे। यही वो नंबर है, यानी 120 यूनिट जो उन 10 दिनों के इस्तेमाल के लिए बिल पर छप कर आएगा। तो ये किलोवाट घंटा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एनर्जी की एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और ये छोटी मोटी यूनिट नहीं है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब है 3.6 मिलियन जूल्स एनर्जी। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे घरों में वायरिंग पैरेलल में ही क्यों होती है, सीरीज में क्यों नहीं? वजह बहुत सीधी है। पैरेलल वायरिंग ये पक्का करती है कि घर के हर अप्लायंस को, चाहे वो फ्रिज हो या टीवी, बराबर वोल्टेज मिले। और सबसे बड़ी बात, अगर एक चीज खराब हो भी जाए, मान लीजिए एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो बाकी घर की बत्तियां जलती रहती हैं। सीरीज में ऐसा नहीं होता, वहां एक खराब तो सब बंद। ठीक है, तो हमने घर के अंदर की बिजली को तो समझ लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़े नियमों को देखते हैं जो सिर्फ हमारे घरों को ही नहीं, बल्कि पूरी कायनात को चलाते हैं। अब देखिए, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हाइड्रो पावर। होता क्या है, ऊंचाई पर जो पानी जमा है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो पानी नीचे गिरता है तो वो बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और यही तेज बहता पानी टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन से जनरेटर चलता है और बन जाती है बिजली। अब बात करते हैं काम की, यानी वर्क की। फिजिक्स में पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और चीज की मूवमेंट दोनों एक ही दिशा में हो, जैसे किसी गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाना। और जीरो वर्क ये तब होता है जब फोर्स और मूवमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब कोई सूटकेस उठा के सीधा चल रहा हो। फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है पर मूवमेंट आगे की तरफ है, तो यहाँ ग्रेविटी के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा। और फिर आता है नेगेटिव वर्क। ये तब होता है जब फोर्स मूवमेंट की उल्टी दिशा में लगे। सबसे अच्छा उदाहरण है फ्रिक्शन, यानी घर्षण। ये हमेशा चीजों को धीमा करने की कोशिश करता है, उनकी गति के खिलाफ काम करता है। अब आते हैं ग्रेविटी पर। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये कुदरत के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर है, लेकिन इसी कमजोर फोर्स के दम पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ग्रहों से लेकर गैलेक्सीज तक सब कुछ इसी के बंधन में बंधा है। चलिए अब अपना जूम और बढ़ाते हैं। अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया में। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फर्क है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनमें सारे एटम एक जैसे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2। समझिए कि ये जुड़वा भाई हैं। दूसरी तरफ है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें अलग अलग तरह के एटम होते हैं, जैसे पानी H2O। ये एक डाइवर्स फैमिली की तरह हैं। अब पानी को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला H2O है, मतलब ये एक कंपाउंड है जिसमें कुल 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। तो एटम का रेशियो हुआ 2:1। पर मजेदार बात यह है कि जब हम वजन यानी मास का रेशियो देखते हैं तो वो 1:8 होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से बहुत ज्यादा भारी होता है। अब जरा आयनिक कंपाउंड्स को देखिए, जैसे हमारा खाने का नमक। इनके गुण बड़े खास होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ये काफी भंगुर होते हैं, मतलब जोर पड़ते ही टूट जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये बिजली तभी कंडक्ट करते हैं जब या तो इन्हें पानी में घोला जाए या फिर पिघलाया जाए। और ये सब होता है इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच के जबरदस्त अट्रैक्शन की वजह से। ये रिएक्टिविटी सीरीज असल में एलिमेंट्स की एक रैंकिंग लिस्ट है। इसे आप एक तरह की लीग टेबल समझ सकते हैं। जो एलिमेंट इस टेबल में ऊपर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी जगह से हटा सकता है। तो फिजिक्स से केमिस्ट्री तक का सफर हमने तय कर लिया। अब आखिरी पड़ाव में हम केमिस्ट्री को बायोलॉजी से जोड़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि ये सब मिलकर जिंदगी कैसे बनाते हैं। हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम कमाल का है। ये बहुत इफिशिएंट तरीके से काम करता है। खाना पचाने का असली काम कुछ खास जगहों पर ही होता है, जैसे मुंह, पेट और छोटी आंत। बाकी के हिस्से जैसे खाने की नली या बड़ी आंत, वो या तो सिर्फ खाने को आगे पहुंचाने का काम करते हैं या फिर पानी सोखने का। वहां कोई डाइजेशन नहीं होता। और अब बात करते हैं शरीर के पावर हाउस की, लिवर की। इसके काम देखिए, बाइल बनाना, बॉडी को डिटॉक्स करना, फैट को पचाने में मदद करना। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी रीजनरेशन की ताकत। ये एक ऐसा अंग है जो खुद को ठीक कर सकता है, दोबारा बढ़ सकता है। ये वाकई अद्भुत है। ये जो हम देख रहे हैं ये है जिंदगी का सबसे खूबसूरत नृत्य, सेल डिवीजन। ये एक बहुत ही सटीक 4 स्टेप्स की प्रोसेस है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी प्रक्रिया के जरिए सेल्स अपनी संख्या बढ़ाते हैं और कोई भी जीव बढ़ता है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। हमारा लिवर तो खुद को रीजनरेट कर सकता है, लेकिन हमारे दिमाग के नर्व सेल्स ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? शरीर के कुछ हिस्से खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं, जबकि कुछ नहीं कर पाते। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी चुनौती है और हमें बायोलॉजी की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।